स्टूडेंट्स, तो देखिए आज हम लोग मेंसुरेशन का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा 4th चैप्टर है। हमने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन किए हैं, पाइप एंड सिस्टम के किए हैं, पार्टनरशिप का किया है, और अब हम लोग नया चैप्टर की ओर शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि है मेंसुरेशन क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति के क्वेश्चन जो है वो अभी के जो एग्ज़ाम जितने भी एडुकेटिव पैटर्न के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं उसमें क्षेत्रमिति के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो शंकु का हो या बेलन का हो या त्रिज्या, मतलब त्रिज्या निकालने दिया गया हो या परिणाम माप निकालने दिया गया हो या वृत्त हो या त्रिभुज हो, मतलब इस तरह के बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्षेत्रमिति के। आपके अभी मतलब एडुकेटिव के अगर हिसाब से देखा जाए तो इस तरह के मेंसुरेशन के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो बस हमें उम्मीद है कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ें। तो चलिए आज हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्षेत्रमिति में सबसे पहले क्या होता है कि इसमें 2 तरह के फिगर होते हैं। ठीक है, क्षेत्रमिति में जो होता है, देखिए आपको मैं बता रही हूँ, इसमें 2 तरह के फिगर होते हैं। ठीक है, मेंसुरेशन जो आपका चैप्टर है इसमें 2 तरह के फिगर होते हैं। कौन कौन से फिगर होते हैं? एक होता है हमारा 2D फिगर और एक होता है हमारा 3D फिगर। ये तो आपको पता ही होगा, 2D फिगर और 3D फिगर के बारे में हम लोग मेंसुरेशन में पढ़ते हैं कि उसका क्षेत्रफल कैसे निकालना है, परिमाप, परिधि या फिर वॉल्यूम यानी आयतन, तो ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो होता है वो हम 2D के बारे में पढ़ेंगे। 2D फिगर में क्या होता है कि इसमें हम एरिया निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? एरिया निकाल सकते हैं, परिमाप निकाल सकते हैं। एरिया का मतलब हो गया आपका क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल, पैरामीटर भी निकाल सकते हैं, और इसमें हम वॉल्यूम नहीं निकालते हैं। ठीक है, वॉल्यूम नहीं निकालते यानी कि इसमें हम आयतन नहीं निकाल सकते हैं। ये तो आपको पता होगा कि 2D फिगर में हम कभी भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं लेकिन इसका हम आयतन नहीं निकाल सकते। आयतन क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि हमें आयतन निकालने के लिए h की भी यानी उसकी हाइट की भी ज़रूरत होती है, तो इसीलिए हम 2D फिगर में आयतन नहीं निकालते हैं। जबकि हम 3D फिगर में क्या होता है, हमें लंबाई L, B और H तीनों चीज़ की ज़रूरत होती है, यानी इससे हम जो है वो वॉल्यूम निकाल सकते हैं, यानी कि आयतन हम इससे निकालते हैं। यानी इसमें 3D में क्या होता है, क्षेत्रफल भी निकलता है, इसका आयतन भी निकलता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 2D फिगर और 3D फिगर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं कि 2D फिगर में कौन कौन से फिगर आते हैं। 2D पिक्चर्स में कौन कौन से फिगर आते हैं, तो इसमें आपका हो जाएगा, एक हो जाएगा त्रिभुज। देखिए किसी भी चैप्टर को ये सब बताने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं उन बच्चों तक को भी सिखाना चाह रही हूँ जो बच्चे बिल्कुल भी इसके बारे में, मेंसुरेशन के बारे में नहीं जानते। बाकी जो जानते हैं उसके लिए तो अच्छी बात है, और जो नहीं जानते हैं उसे भी मैं सिखाना चाहती हूँ, इसीलिए इसमें मैं थोड़ा टाइम दे रही हूँ ताकि आप इस चीज़ को भी सीख लो। जो बच्चे नहीं जानते और जो जानते हैं उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, वो भी देख सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, देखिए त्रिभुज आ जाता है। इसमें त्रिभुज भी बहुत तरह के त्रिभुज होते हैं, जैसे सम त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, ये सब होते हैं। फिर कोण के आधार पे होता है, भुजा के आधार पे होता है, तो ये सब तो आपको पता ही होगा। वैसे तो मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं कुछ कुछ आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, चतुर्भुज ये हो गया। चतुर्भुज भी बहुत तरह के होते हैं, समलंब हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, ये सब बहुत तरह के सम चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, समलंब हो गया, ये सब जो होते हैं वो चतुर्भुज में ही आते हैं। और एक हो जाता है वृत्त। ठीक है, वृत्त में भी ये है जो हमारा आता है। ठीक है, वृत्त अलग होता है और गोला अलग होता है। आप कभी भी क्वेश्चन में वृत्त और गोले में कभी भी कंफ्यूजन मत करना। ठीक है, जैसे कि देखिए अगर हम वृत्त और गोले का मतलब आपको समझाएं, जिन बच्चों को अगर इस चीज़ में कंफ्यूजन होगा कि वृत्त भी तो गोल होता है और गोला भी गोल होता है। गोला को हम लोग, वृत्त को अगर इंग्लिश में बोले तो ये होता है सर्कल, और गोला हमारा होता है स्फेयर, जिसे हम स्फेयर कहते हैं। ठीक है, इन दोनों में एक अंतर है। क्या अंतर है? वृत्त जो होता है वो एक सिर्फ गोल शेप का होता है, जैसे हम बैंगल्स पहनते हैं ना, तो बैंगल्स जो चूड़ियाँ होती है वो हमारा वृत्त के आकार का होता है। लेकिन उसमें जब कोई वस्तु आयतन घेरता है, ठीक है, जब कोई वस्तु आयतन घेरता है, उसमें आयतन होता है, तब वह क्या होता है, गोला बन जाता है। जैसे अगर आप
फुटबॉल अगर हम एग्जांपल ले, फुटबॉल में क्या होता है, हम उसमें हवा भरते हैं तो वो क्या होता है, वो आयतन को घेरता है। तो इस तरह से इसीलिए हम उसको हम सर्कल नहीं कहेंगे, उसको हम स्फीयर कहेंगे यानी गोला कहेंगे। और जो बैंगल्स होते हैं जो मतलब 2D शेप में होते हैं उसे हम वृत्त कहेंगे। ठीक है, तो आपको वृत्त और गोला में तो अंतर नजर आ गया होगा। अब देखिए, अब इधर जो है वो 3D फिगर में आपका क्या क्या आएगा, ये आप देख लीजिए। 3D फिगर में तो आपको पता है घन आएगा, घनाभ आ जाएगा, आपका बेलन आ जाएगा। ठीक है, बेलन आ जाएगा, शंकु आ जाएगा, एक होता है गोला, एक होता है अर्धगोला, अर्धगोला। ये सब मतलब जो है वो आपके 3D फिगर में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी हम पढ़ते जाएंगे और इसको हम सॉल्व भी करते जाएंगे। तो आपको यहाँ तक तो ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि मेंस्ट्रुएशन में हम क्या पढ़ेंगे, इस फिगर के बारे में पढ़ेंगे और इस फिगर के बारे में पढ़ेंगे और उस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़े, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आप अगर चाहो तो आप इसे कॉपी में लिख सकते हो, और अगर आपको याद है, बहुत अच्छे तरीके से पता है सारा कुछ, तो आप इसे नहीं भी लिख सकते हो। लेकिन अगर आपकी कॉपी में लिखी रहेगी तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए देखिए, अब हम एक चीज़ और को समझते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, त्रिभुज से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, त्रिभुज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, त्रिभुज से स्टार्ट करेंगे यानी कि ट्रायंगल, त्रिभुज यानी ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल जो होते हैं वो तो आपको पता होगा कि ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। आप बता सकते हैं ना ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं। तो ट्रायंगल जो होते हैं वो आपका एक होता है भुजा के आधार पे, एक होता है कोण के आधार पे। तो भुजा के आधार पे आपको कौन कौन सा ट्रायंगल होता है ये आप बता सकते हैं। एक होता है समबाहु त्रिभुज, एक होता है विषमबाहु त्रिभुज, एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, और क्या, और अगर कोण के आधार पे बोला जाए तो क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, और एक और क्या होता है, समकोण त्रिभुज। तो ये तीन जो होते हैं वो आपके भुजा के आधार, एक होता है भुजा के आधार पे और दूसरा होता है कोण के आधार पे। ठीक है, ये आपको बताने की तो जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया है। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में, आज हम कुछ स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, आपको ये चीज तो पता चल गई होगी कि भुजा के आधार पे 3 त्रिभुज होते हैं और कोण के आधार पे भी 3 त्रिभुज। ये देखिए, ये चीज़ तो आपको 6-7 क्लास में ही पढ़ लेना था, तो मैंने बस आपको ऐसे ही बता दिया है, बाकी तो आपको पता ही होगा। ठीक है, और अगर नहीं भी पता होगा तो मैंने अभी बता दिया, आप उसे अपने कॉपी में नोट्स कर लेना। ठीक है, चलिए देखिए, अब हम देखते हैं कि किसी भी त्रिभुज का, चाहे वो कोई भी त्रिभुज हो, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, चाहे वो विषमबाहु त्रिभुज हो, चाहे वो समद्विबाहु त्रिभुज हो, अगर हमें उसका परिमाप निकालना हो, क्या निकालना हो, अगर हमें उसका परिमाप निकालना हो तो हम क्या करते हैं, ए बी सी यानी हम तीनों भुजा को जोड़ देते हैं। जब तीनों भुजा को हम जोड़ देंगे तो उसका परिमाप निकल जाएगा, चाहे वो वृत्त हो चाहे वो आयत हो, वो सब चीज़ें हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी हम त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ त्रिभुज के बारे में ही, उसी के बारे में हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका त्रिभुज का परिमाप। अब देखिए, आप किसी भी त्रिभुज में एरिया आप कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपको एरिया निकालने बोला जाए, आपको क्षेत्रफल निकालने बोला जाए, क्षेत्रफल, आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हो, तो आप क्षेत्रफल कैसे निकालोगे ये बताओ। एक तो ये तो कॉमन है, ये तो यूनिवर्सल फार्मूला है, क्या है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन में इसी शॉर्ट तरीके से डायरेक्टली आपको आधार और ऊंचाई दे देगा, बोलेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। इतने आसान क्वेश्चन आते हैं मेंसुरेशन के आपके एग्जाम में। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप, एक तरीका और होता है जिसमें आपको ये फार्मूला, जिसे हम हेरोन सूत्र कहते हैं, हेरोन्स फार्मूलाज तो आपने पढ़ा होगा ना, ये आपको 9th क्लास में पढ़ने होते हैं। हेरोन्स फार्मूला जिसमें होता है √अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इससे भी हम क्या करते हैं, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन ए बी सी आपका दिया रहेगा और एस जो है वो आपको निकालना होगा। तो एस जब हम निकालते हैं तो एस कैसे निकलता है, ए प्लस बी प्लस सी और नीचे में बाय 2 हो जाता है। इसके लिए पहले हमको एस निकालना होगा, तब हम जाके इसको हेरोन्स फार्मूला से ये त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। एस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एस का मतलब होता है यहाँ पे अर्ध परिमाप। क्या हो जाता है, अर्ध परिमाप। ठीक है, आपको किसी भी चीज में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या पढ़ा कि 2 फॉर्मूले से हम किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम निकाल सकते हैं। एक ये चीज हो गया। अब देखिए, अब कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि क्वेश्चन जो है वो कभी कुछ और पूछ देता है। एक होता है
एक होता है अंतः त्रिज्या। जैसे मान लीजिए कि आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है, मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल है, कोई भी त्रिभुज है, ये आपका मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ठीक है। इस त्रिभुज के अगर अंदर में ये आपका एक वृत्त बना दिया है, अब इसमें बोलेगा कि इसका क्षेत्रफल निकालना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। बस आपको यही चीज देगा कि आपके वृत्त है और इसके मतलब कि बाहर ये भुजा है, ये है, ठीक है। तो आपको अलग अलग दे देगा, तो आप कैसे निकालोगे इसमें? तो ये जो है, ये जो आपका है वो आपका हो जाएगा अंतः त्रिज्या। क्या हो जाएगा? अंतः त्रिज्या। यानी ये जो छोटा आर है ये हो गया आपका अंतः त्रिज्या, और एक होता है बाह्य त्रिज्या, जिसको हम लोग कहते हैं, देखिए बाह्य त्रिज्या आप कैसे करेंगे वो देखिए। बाह्य त्रिज्या होता है जो वो किसी भी, जैसे ये आपका हो गया, ये जो तीनों त्रिभुज के तीनों कोण को जो टच करके जाता है, त्रिभुज के तीनों कोणों को जो टच करके जाता है उसी को हम लोग कहते हैं बाह्य त्रिज्या। यानी इसका जो केंद्र होगा उससे जो रेखाएं बनेगी वो हो जाएगा हमारा बड़ा आर। ये चीज आपको समझ में आ गया? तो इसी को हम लोग अंतः त्रिज्या कहेंगे और बाह्य त्रिज्या कहेंगे। इसमें आपको कोई दिक्कत है? यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए अब क्या है कि किसी भी चीज अगर हम अंतः त्रिज्या की बात करें तो हम अंतः त्रिज्या में जब हमें बोलेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, जिसमें हमें अंतः त्रिज्या दिया गया हो, तो उसका फॉर्मूला जो है, उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला है, ये जो हम बता रहे हैं ये आपको सारा क्षेत्रफल ही बता रहे हैं। तो उसको हम कैसे निकालेंगे कि जब अंदर के त्रिज्या को, यानी अंदर का जो त्रिज्या होगा और इसमें अगर हम इंटू कर दे अर्ध परिमाप यानी एस को अगर हम इंटू कर दें तो इससे भी हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर हम जैसे हमको बाह्य का निकालना पड़े तो बाह्य का हम कैसे निकालेंगे? इसका भी एक फॉर्मूला होता है ABC/4R। ये आपका बना बनाया फॉर्मूला है जो कि आपको याद होना चाहिए जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी, ताकि एग्जाम में आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। आपको डायरेक्टली अगर आपको ये चीज़ें याद होंगी, जो आपका दिया गया जो मटेरियल है वो अगर आपको याद होगी, जैसे हम जो भी चीज़ बनाते हैं उसका फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए कि ये किस तरीके से बनेगा, तो आप क्या है, आप डायरेक्टली उसे फॉर्मूला अप्लाई करके आप डायरेक्टली क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम इस बड़े वाले त्रिभुज का भी हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। उसके बाद एक क्या होता है, एक फॉर्मूला और होता है 1/2 AB जो कोई भी दो भुजा आपका दिया रहेगा, और एक होता है साइन थीटा, ठीक है। इससे भी आप जो है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। ए बी आपका, जैसे मान लीजिए अगर ए और बी, मान लीजिए ये भुजा आपका दिया हुआ, तो ए बी जो है वो इसके बीच का कोण होना चाहिए। साइन का मतलब यही हुआ कि ए बी के बीच का कोण ये होना चाहिए। जैसे कोई भी त्रिभुज है, अगर आपका ये और ये, अगर आपका ए बी दे रखा है ये, तो इसके बीच का कोण ये होना चाहिए, तो इसी को हम लोग साइन थीटा मानेंगे, ठीक है। आपको कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ तक हम लोगों ने सीखा कि इसके क्षेत्रफल को हम लोग कैसे निकालेंगे। इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा आपके माइंड से ओवर हो रहा होगा, लेकिन जब ये क्वेश्चन पे अप्लाई होगा तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखिए एक चीज और, त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज का जब भी त्रिभुज का, किसी भी त्रिभुज का, अगर हम त्रिभुज किसे कहते हैं ये बताओ, तीन बंद आकृति जो होता है, तीन बंद लाइन जो होता है वो आपस में मिलता है, बंद लाइन, ठीक है। बंद लाइन जो होता है तभी हम त्रिभुज बना सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ये है और ये है, तो क्या ये त्रिभुज बनेगा? नहीं बनेगा। यानी 3 इनक्लोज्ड फिगर होना चाहिए, ठीक है। इनक्लोज्ड मतलब वो क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, तभी जाके वो त्रिभुज बनेगा। तो जब भी त्रिभुज बनता है, जब त्रिभुज की दो भुजाएं होती है, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजाएं होती है, लेकिन त्रिभुज की 2 भुजाएं जो होती है वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है, ये चीज आपको याद रखना होगा। देखिए जब दो भुजा को हम जोड़ेंगे ए और बी, ठीक है, ए और बी को जब हम जोड़ेंगे तो वो बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा? सी से, ठीक है, वो बड़ा होगा सी से। अब क्या होगा कि ये चीज जो हमने वो पढ़ लिया। अब क्या है, इसमें एक चीज और आपको समझना होगा कि मान लीजिए क्वेश्चन में आपको 2 भुजाएं दे दिया है और बोलेगा कि तीसरी भुजा आपको निकालनी है, तो बोलेगा तीसरी भुजा कौन सी होगी, किसके किसके बीच होगी या कौन सी होगी। तो आपको इसमें एक चीज याद रखना है कि 2 भुजाओं का जो अंतर होगा, यानी कि जो 2 भुजा का जो अंतर होगा, यानी ए और बी का जो अंतर होगा वो छोटा होगा, किससे? सी से छोटा होगा। और ये जो सी होगा वो ए और बी,
ए और बी जो होगा वो इससे बड़ा होगा, यानी कि जो दो भुजाओं का घटाव होगा वो सी से छोटा होगा और जो दो भुजाओं का जोड़ होगा वो सी से बड़ा होगा। बस यही चीज, दो चीज आपको किसी भी त्रिभुज में याद रखने हैं। फिर देखिए आपका क्वेश्चन कैसे बनता है। तो इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई। आज चैप्टर हम शुरू कर रहे थे, इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि जब आप कोई भी चैप्टर अगर आप देख रहे हो, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 2, तो सबसे पहले आप जाके पार्ट 1 को देखो। पार्ट 1 को देखोगे तब आपको पार्ट 2 पढ़ने में देखिए फिर कैसे मजा आता है। आप डायरेक्टली पार्ट 2 पे आ जाओगे तो फिर आपको लगेगा अरे ये क्या पढ़ रहे हैं, ये तो ऊपर ऊपर से जा रहा है, तो ऐसा आपको लगेगा। लेकिन पहले जब आप पार्ट 1 पढ़ लोगे, क्योंकि पार्ट 1 में बहुत सारे ऐसे उसको इस तरह से मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ या मतलब उसके बारे में समझाती हूँ जो कि आपको पूरे क्लास में आपको याद रहेगा, मतलब पूरे क्लास में आपको ज़रूरी पड़ेगी उस चीज़ की। वही चीज़ मैं आपको क्लास 1 में बताती हूँ, पार्ट 1 में बताती हूँ। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम इसको इरेज करते हैं, साफ करते हैं। आप अगर कॉपी में आप इस चीज़ को जरूर लिख लें, भले आप पहले वाला लिखें या ना लिखें, लेकिन आप इस चीज़ को जरूर लिख लें, क्योंकि ये सब फॉर्मूले जो है वो डायरेक्ट आपको याद हो जाएगी, मतलब याद करनी है, हो नहीं जाएगी, आपको याद करनी होगी, तभी आप जाके मेंसुरेशन में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, अभी तो ये मेंसुरेशन की शुरुआत है, अभी तो हम लोगों को बहुत कुछ आगे बढ़ना है। ठीक है, तो देखिए अब हम इसे इरेज करते हैं। अब हम आते हैं एक क्वेश्चन पे। ठीक है, एक क्वेश्चन पे आज मैं तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन करवा नहीं पाऊंगी, तो आपको कल ये सारी चीज़ें अगर याद हो जाएगी तो कल जो मैं आपको क्लास करवाऊंगी उसमें अगर ये चीज़ें याद रहेगी तो आपको बहुत अच्छे से ये सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, आज मैं आपको एक ही क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है, किसी जो अभी मैंने जो आपको बताया है बस उसी पे मैं करवाऊंगी, ताकि देखिएगा आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का मान क्रमशः 3,7 है। 3,7 है, तो तीसरी भुजा का कौन सा मान संभव है। ठीक है, कौन सा मान संभव है, इसमें जो है वो क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको ये चीज नहीं बताएगा, मतलब डायरेक्टली आपसे नहीं पूछेगा कि कौन सा एग्जैक्ट इसमें आंसर कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, एग्जैक्ट इसमें आंसर कोई नहीं बता सकता, इसलिए आपको क्वेश्चन में भी पूछेगा कि कौन सा मान संभव है कि हाँ ये चीज हो सकता है। तो देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था कि a माइनस बी यानी दोनों भुजा का अंतर जो होगा वो c से छोटा होगा और a और b का जो वैल्यू होगा, a और b दोनों को जोड़ के जो होगा वो इससे बड़ा होगा। यानी कि अगर जो c जो तीसरी भुजा जो है हमारा, अगर हम इन दोनों का a b का अंतर निकाले तो ये 4 हो जाएगा। अब ये जो है वो c का वैल्यू जो है वो बड़ा होगा और a प्लस बी से, यानी a प्लस बी आपका कितना हो जाएगा, 3 और 7 10 हो जाएगा। यानी कि इसका जो आपका आंसर आएगा वो 4 और 10 इसके बीच आपका जो आंसर होगा वो 4 और 10 के बीच ही होगा। ठीक है, आप इसमें एग्जैक्ट आंसर नहीं बता सकते हो, इसमें इसके बीच देखिए आपका 4.1 आ सकता है, 4.2, 4.122, कुछ भी 5 पॉइंट कुछ भी, मतलब 4 से लेके 10 तक कुछ भी आ सकता है। तो वो चीज़ आपको ऑप्शन में देख के लगाने होंगे, आपको ऑप्शन में देखना होगा कि ऑप्शन में कौन सा इसके बीच आ रहा है। जैसे मान लीजिए ऑप्शन में 3 दे दिया है, उसके बाद 12 दे दिया है, फिर थर्ड में मान लीजिए आपका 7 दे रखा है, फिर मान लीजिए आपका 10 दे रखा है। ठीक है, तो आप ऑप्शन में आप देखोगे कि 3 क्या है, 3 इन दोनों के बीच आएगा, नहीं आएगा। 12 आएगा, 12 तो इससे बड़ा हो जाता है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। 7, हाँ 7 हो सकता है, लेकिन 10 तो वो इसके बीच आना चाहिए ना, यही चीज़ नहीं आना चाहिए, इसके बीच आना चाहिए। तो इस तरह से हमारा जो 7 वाला जो ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको एग्जाम में ऑप्शन से देख के बनाने होंगे। ठीक है, ऑप्शन से देख के बनाने होंगे और इसी तरह के क्वेश्चन आपको
एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आपको डायरेक्टली 1 नंबर के क्वेश्चन यानी एक 1 रीड में आपको पढ़ लेना है तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप इसके आंसर तुरंत लगा सकते हो। ठीक है, आज हमारा पहला क्लास था तो आज हम लोगों ने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किया है। आज हम बस मेंसुरेशन के बारे में जान रहे थे और उसके बारे में आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया है। कल से हमारी प्रॉपर क्लास स्टार्ट हो जाएगी और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जब भी वीडियो को देखें तो कॉपी पेन लेके और बैठे तभी आप वीडियो को देखें, ताकि कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जिसे आप लिख सकें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और हाँ, एक चीज़ और, अगर ये जो है वो आपको कोई भी प्रीपेड आपका यूट्यूब नहीं है, ठीक है, यूट्यूब क्लास नहीं है, आप इसे कभी भी आप इसे ओपन करके देख सकते हो। ठीक है, और आप जितनी बार चाहे देख सकते हो, आपको इसके लिए कोई पैसे नहीं लग रहे हैं कि आपको इसको देखने में आपको पैसे लगेंगे। आप जितनी बार चाहो इसे देख के सीख सकते हो। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि हमें इस चीज़ में दिक्कत है या इस सब्जेक्ट में दिक्कत है। आप इस चीज़ को हमें फिर से बताओ तो मैं आपको कोशिश करूँगी कि उस चीज़ को मैं आपको दोबारा रिपीट करके बता पाऊँ और अच्छा आपको मतलब मैं अपने तरफ से बेस्ट कोशिश कर पाऊँ कि आपकी क्लास अच्छी हो और आपका एग्ज़ाम अच्छे तरीके से जाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ।